क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज और हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं नेवी एएसएसआर का मॉडल पेपर मैथ्स के लिए, जहाँ पर हम 25 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ हम ऐसे सभी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है लॉगरिथम से, जो कि है इफ log x अपॉन वाई प्लस log y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस वाई, देन क्या होगा? यदि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब क्या चीज़ करेक्ट होगी? तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला पता है कि log x प्लस log y बराबर क्या होता है? log xy होता है। सो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करने वाले हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो जी, ये मेरा log a प्लस log b बन रहा है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? log x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे? log 1 बराबर log x प्लस वाई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। सो अगर ऑप्शन में अगर आप मैच करो तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉगरिथम की। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a इंटरसेक्शन b माइनस ए इज इक्वल टू इनमें से किसके बराबर होगा? अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप क्या यूज़ करके करते हैं? वेन डायग्राम यूज़ करके करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हमारा मान लो a है, ठीक है, एंड दिस इज b। ओके, दिस इज b। नाउ मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं b माइनस a को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका a है, ये आपका b है। b में से अगर a चला जाएगा तो कौन सा पार्ट ड्रॉ हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट ड्रॉ हो जाएगा। नाउ दिस इज b माइनस a। हमें क्या चाहिए? a के साथ इंटरसेक्शन। a तो ये कंप्लीट है और ये b माइनस a है। क्या दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से? सी। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम से करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही मॉडल पेपर लेके आए हैं, के लिए और भी मॉडल पेपर आते रहेंगे। तो हम उन मॉडल पेपर में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक मॉडल पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर पाना एक चैप्टर से इज नॉट पॉसिबल। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो हम डिफरेंट मॉडल पेपर में डिस्कस करते रहेंगे। पर इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? वेन डायग्राम बना के, ठीक है। a क्रॉस b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1, 0, 2, -1, 1, -1, 2, 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेट a। बोला हुआ है कि a क्रॉस b आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय a के बराबर है? अब अगर हम ध्यान से समझें यहाँ पर, तो a क्रॉस b जब आप निकालते हो तो क्या करते हो? a के एलिमेंट और a के एलिमेंट पहले लिखते हो और b के एलिमेंट लिखते हो बाद में। ऐसे ही तो करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास a बराबर a, b है और b बराबर c, d है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे a, c, a, d, b, c और b, d। ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है। पहले a के साथ इन दोनों को, फिर b के साथ इन दोनों को। तो क्या हो रहा है? जो आपके a के एलिमेंट हैं वो कहाँ हैं? वो तो आगे लिखे हुए हैं ना। तो इसका मतलब अगर मेरे पास a क्रॉस b दिया हुआ है तो क्या मैं वहाँ से a और b बता सकती हूँ? बिल्कुल। जो एलिमेंट आगे लिखे होते हैं वो a होते हैं, जो एलिमेंट पीछे लिखे होते हैं वो b होते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से अगर आप देखो तो कौन से एलिमेंट a के एलिमेंट हो जाएंगे? 1, 2 दिया हुआ है। तो आप किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, सेट में रिपीटिशन नहीं होता है, तो इसलिए a आपका यहाँ से कितना हो जाना चाहिए? a हो जाएगा 1, 2। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 5 + 2 आयोटा इंटू -3 - 7 आयोटा।
अब यहाँ भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके पास Z1 इंटू Z2, मतलब Z1 और Z2 दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, और आपको बोला गया है कि इसका मॉड्यूलस बता दो, ठीक है, इसका मॉड्यूलस आपको बताने को बोला है, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस, ये लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें तभी मॉड्यूलस निकालें, निकाल वैसे भी सकते हैं पर इट इज़ टाइम टेकिंग। तो हमारे पास तरीका क्या है कि हम Z1 का मॉड्यूलस निकालें और Z2 का मॉड्यूलस निकालें, उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा ये मेरा Z1 है और ये भाई साहब Z2, तो अब Z1 का निकालते हैं मॉड्यूलस। तो Z1 का मॉड्यूलस क्या होता है, √25 + 4 दैट इज √29। ठीक, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो Z2 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, दैट इज 9 + 49, 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 58। 58 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 × 50 29, 2 × 29। अब मैंने बोला था Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, तो Z1 × Z2 कर लो, तो कितना आ जाएगा √29 × 2 × 29, तो 29 रूट में है तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 एंड बीटा रेज़्ड टू पावर 7। ठीक, बोला है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² + x + 1 = 0 के मूल हों तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा की पावर 19 तथा बीटा की पावर 7 है। तो क्या करेंगे भाई, एक चीज़ अब आज यहाँ से ध्यान रख लो हमेशा के लिए कि अगर आपके पास कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो इसके रूट्स हमेशा क्या होते हैं, एक रूट ओमेगा होता है और एक रूट होता है ओमेगा²। ठीक, एक रूट ओमेगा होता है, एक रूट होता है ओमेगा²। अब बोला है कि अल्फा की पावर 19 कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 19। ओमेगा की पावर 19 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 19 को 3 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है वो पावर में चला जाएगा। तो 19 को अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका 1 है ना, तो इसको आप लिख दोगे ओमेगा की पावर 1। सिमिलरली आप बीटा के लिए करो, तो हमें बीटा 7 निकालना है, इसका मतलब ओमेगा² की पावर 7, तो हो जाएगा बीटा = ओमेगा 14। इसको भी आप 14 को 3 से डिवाइड करो फिर रिमाइंडर को लिख दो, तो बीटा = आ गया ओमेगा²। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा की जो वैल्यू थी वो सेम आ गई, बीटा की जो वैल्यू थी वो सेम आ गई, तो अगर अल्फा और बीटा सेम है तो इक्वेशन भी सेम रहनी चाहिए। इक्वेशन पे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब इक्वेशन भी सेम ही रहेगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + x + 1 = 0, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। A, B, C are in GP, then 1/C, 1/B, 1/R in what? देखो भाई, ऐसा है कि अगर आपका एक स्टेटमेंट है कि यदि A, B, C GP में है तो 1/A, 1/B, 1/C इनका रिवर्स भी GP में होगा, इनका उल्टा GP में होगा। भाई ये आपकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर GP में दिया है तो उसके अंदर अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, किसी कांस्टेंट की रेज़ टू पावर कर दो या फिर इसको रिवर्स कर दो, तो भी वो सीरीज़ आपकी GP में ही रहती है। और दूसरी चीज़, अगर वो GP में ही रहती है, इसके बाद ये तो हमारा GP में, पर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है 1/C, 1/B, 1/A। तो अगर आप इसको रिवर्स कर दो, अगर आपका ABC GP में है और आप CBA लिख दो तो वो भी GP में रहेगा। तो अगर 1/A, 1/B, 1/C GP में है तो इसका मतलब क्या है, 1/C, 1/B, 1/A भी आपका GP में होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, GP हो जाएगा। भैया सिंपल सी बात है, अगर 2, 4, 8 मेरा GP में है तो 8, 4, 2 भी तो GP में ही होगा ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये भी GP में ही होगा। ठीक, बस कॉमन रेशियो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, पर सीरीज तो GP में ही रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 लायंस एंड 6 टाइगर्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो टाइगर्स आर टुगेदर। क्वेश्चन है, कितने प्रकार से 10 शेर और 6 चीतों को एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है जिससे कोई 2 चीते एक साथ ना आए।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक साथ ना आए, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगता है, गैप फिलिंग। यहाँ पर लगता है गैप फिलिंग मेथड, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे की जाती है, किस पर कंडीशन है, कंडीशन किस पे भाई, टाइगर पे। टाइगर पे आपको कंडीशन दी हुई है, लॉयन पे कोई कंडीशन नहीं है, लॉयन कहीं भी हो सकता है। तो जिस पे कंडीशन नहीं है, सबसे पहले तो उसको अरेंज कर लो। उसको अरेंज कर लिया तो 10 लॉयंस को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 10 फैक्टोरियल। अब अगर मैंने 10 लॉयन को अरेंज किया है तो ध्यान से समझना, मान लो ये मेरे लॉयन है 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये 10 लॉयन हो गए। तो गैप कितने हैं, ये बात अभी यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि गैप कितने हो जाते हैं। फिर यहाँ पर भाई एक गैप यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल गैप कितने हो जाते हैं भाई, टोटल गैप हो जाते हैं 11। मतलब कि ये बात हमेशा ध्यान रखो, अगर 10 चीज़ें हैं, मतलब n चीज़ें हैं, तो गैप कितने होता है, n+1 होता है हमेशा। ठीक, यहाँ से हम समझ चुके हैं। ये पहले और लास्ट वाले गैप को भी ध्यान में रखना है। ये भी तो, अगर कोई टाइगर यहाँ बैठ गया और एक टाइगर यहाँ बैठ गया तो वो भी तो साथ में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n+1 गैप्स होते हैं। तो गैप कितने, 11। अब मुझे क्या करना है, 11 में से 6 जगह पर अरेंज करना है। जब अरेंज करना होता है तो क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन। अगर सेलेक्ट करना होता तो क्या लगा देते, कॉम्बिनेशन। तो 11 में से 6 जगह पर मुझे अरेंज करना है, तो ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ़ PA बराबर 3/8, PB बराबर 1/3, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, देन आपको PA माइनस B निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप वेन डायग्राम से ही करते हैं। कैसे, वो समझ लो। मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया, ठीक। वेन डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये मैंने लिख दिया A है और ये मैंने लिख दिया B है, ठीक है ना। दिस इज A और दिस इज B, ओके, PA और दिस इज PB, ठीक। अब मुझे यहाँ से क्या बोला है, मुझे यहाँ से बोला है कि आपका PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, ये पार्ट होता है PA इंटरसेक्शन B, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/4। तो मैं यहाँ पर 1/4 लिख दूँ, नाइस। नाउ मुझे PA कितना दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है। तो मतलब ये प्लस ये 3/8 होगा। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जानी चाहिए, वो हो जाएगी 3/8 माइनस 1/4। तो आप अगर इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, 1/8। सिमिलरली मुझे PB दिया हुआ है, PB मतलब ये कंप्लीट दिया हुआ है, ये कंप्लीट 1/3 दिया हुआ है। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है तो क्या करूँ, 1/3 में से 1/4 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 1/12। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/12। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई हैं। तो इसका उसने मुझे बोला है PA माइनस B बताओ। PA माइनस B कौन सा पार्ट होता है, PA माइनस B होता है आपका ये वाला पार्ट। इस पार्ट को आप PA माइनस B कहते हैं ना। तो ये PA माइनस B की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है, 1/8। तो मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। यहाँ से ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप वेन डायग्राम, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन है यहाँ से आप वेन डायग्राम से इजीली बना सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने वेन डायग्राम के अंदर वैल्यू शो कर दी तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना इज़ वेरी वेरी ईजी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 + x की पावर n। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर आता कैसे है सीख लो। 1 + x की पावर n को आप कैसे लिखते हैं, 1 प्लस बाइनोमियल से ओपन करें तो इसको आप क्या लिखेंगे, nc0 प्लस में nc1x प्लस nc2x² से लेके कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ncn(x³ xn तक जाएगा। ओके, मुझे क्या बोला है, कोफिशिएंट का सम चाहिए, मतलब गुणांकों का योगफल चाहिए। तो गुणांक क्या होते हैं, गुणांक होते हैं ये होता है गुणांक, इनका सम चाहिए। तो अगर मुझे ये लिखने को बोला है तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके कहाँ तक लिखना है, ncn तक लिखना है मुझे। ठीक, तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर इन x की वैल्यूज़ को 1 कर दिया जाए, इन x की वैल्यूज़ को 1 कर दिया जाए तो इसका सम आ जाएगा। मतलब यहाँ भी x की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2 की पावर n। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इसका आंसर क्या होता है आपका 2 की पावर n, और आता कैसे है वो इसी फॉर्मूले से आता है। ठीक,
तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बच्चों करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर x की जगह 1 रख लिया है तो 1 + 1 2 की पावर n आ गया है। a इक्वल टू -1 -5 -2 3 देन एडजॉइंट a मुझे बताना है। अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, 3 × 3 की मैट्रिक्स आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, नेवी के अंदर, पर अगर आती है तो उसके अंदर आपको इन्वर्स वगैरह नहीं पूछते हैं। 2 × 2 में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैसे होता है, अगर मेरे को इसका एडजॉइंट पूछा है तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इसको किस तरह निकालते हैं, इन दोनों को तो आपस में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन बदल दो, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, इसका साइन बदल दो। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसा दिया हुआ है कि ए बी सी डी है और आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है डी ए। इन दोनों को तो मैंने बदल दिया और इसका साइन चेंज कर दो, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एडजॉइंट लिखूँ तो कितना हो जाना चाहिए, इसका एडजॉइंट हो जाएगा आपका 3 -1 5 2। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी आर द रियल नंबर्स देन दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो इसको निकालने का एक तरीका तो आपके पास है कि आप मेथड से करें जैसे आप करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुटिंग इतना आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं, पर जहाँ हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता वहाँ हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं कि ए बी सी की मैं वैल्यू रख लूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दोनों तरीके से एक बार बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, पहले हम, ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ओके। तो हमने क्या किया, C2 + C3 करके C2 में डाल दिया, तो कितना बन जाएगा ये 1 - a 1 - b 1 - c, ये हो जाएगा आपका a b c, ये हो जाएगा b + c c + a + b, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, C1 + C2 कर लेते हैं और इसे C1 में डाल देते हैं और C2 + C3 करके उसे C3 में डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा a b c और ये कितना हो जाएगा a + b + c, ये हो जाएगा a + b + c और ये भी हो जाएगा a + b + c। नाउ अगर आप इसमें से a + b + c कॉमन ले लो, a + b + c मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 1 1 a b c और 1 1 1। अगर दो कॉलम एक जैसे सेम टू सेम हो जाएं तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आंसर हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि आप ए बी सी की कुछ भी वैल्यू रख लें, लेकिन अलग अलग रखें। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 रख लो, ठीक है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, जो भी डिटर्मिनेंट आता है उसे लिख लो। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में डिटर्मिनेंट रखो, सॉरी ऑप्शंस में ए बी सी की वैल्यू रखो। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें ए बी सी की वैल्यू रख के देखो, यही जो आपने मानी है, तो जो भी डिटर्मिनेंट से मैच कर जाएगी वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी इस तरह के और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो वहाँ पर स्टे ट्यून्ड। fx = e⁻x एंड gx = log x, देन द वैल्यू ऑफ f(o(g)x आपको बोला है क्या होगा। तो अगर आप यहाँ से देखें तो f(o(g)x कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं f(g)x, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब gx की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, log x, तो वो उठा के इसके अंदर रख दो f log x, ठीक है ना, f log x। अब fx आपको दिया हुआ है e⁻x और आपको क्या कैलकुलेट करना है, f log x, मतलब कि x की जगह आपको क्या रख देना है, log x रख देना है। तो यहाँ x था, मैंने यहाँ log x रख दिया। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, e की पावर अगर log x होता है तो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी टू x³ + 3x² - 8x - 12 x³ + 5x² - 4x - 20। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है और यहाँ पर आपको कुछ तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर ये पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, ऊपर और नीचे दोनों जगह डिग्री सेम है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल, जो ऊपर वाला मैक्सिमम डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट डिवाइड में नीचे वाले के मैक्सिमम पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप इसे मेथड से करें तो कैसे करते हैं, हम यहाँ से x³ से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो अगर मैं सबको x³ से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 + 5/x
माइनस 4/x² माइनस 20/x³ और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी रखूंगी इधर इधर इधर, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0, तो आंसर क्या बचेगा 2/1। तो यहाँ से भी आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली 2/1 आंसर बता सकते हैं। y = 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी देन dy/dx। अब अगर इतनी बड़ी इक्वेशन दी हुई है और हमें आंसर जो है वो क्या दिया हुआ है, हमें आंसर दिया हुआ है यहाँ पर ये ऐसा आंसर दिया है, तो इसका मतलब अगर इन्फिनिटी तक की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन का आंसर भी इन्फिनिटी तक होना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं है ऐसा। तो हमें ये पता होना चाहिए ये किसकी सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ होती है e⁻x की। अब अगर मुझे ये पता है कि ये e⁻x की सीरीज़ है तो मैं यहाँ से dy/dx लिख सकती हूँ। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा e⁻x। तो इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व दिस वेयर x = 2, वक्र y = 3x² - 4 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या है जहां x = 2 है। ठीक, तो हमें स्पर्श रेखा की ढाल बतानी है x = 2 पे। ऐसा कोई तो वक्र है, मान लो ऐसा एक वक्र है, ठीक है ना, इस पे आपने एक स्पर्श रेखा डाली, एक हमने स्पर्श रेखा डाली है इस पे जो इसको टच करती हुई जानी चाहिए थी पर नहीं गई टच करती हुई, कोई बात नहीं, चलो तो इसको टच करती हुई गई है, ठीक है ना, ये कोई स्पर्श रेखा है। ये वक्र की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है y = 3x² - 4 और बोला है कि ये x = 2 पे टच करती है, ठीक है ना, यहाँ पर x = 2 है। अब y क्या है वो तो आप इसमें रख के देख सकते हैं, पर उस समय कोई लेना देना है नहीं। x = 2 है तो बताओ ये स्लोप क्या होगा, स्लोप की क्या वैल्यू होती है। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, dy/dx निकालना पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूँ तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6x। ठीक है, मुझे बताना है dy/dx एट x = 2, तो यहाँ पर रख दो x की वैल्यू 2, तो 6 × 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। मतलब कि यहाँ पर स्लोप कितना हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए dy/dx = 12 हो जाना चाहिए। बात समझ आई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 2x + 5/x² + 5x + 9dx इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप इसमें किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ज़्यादातर हम डिनोमिनेटर पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने माना कि दिस इज इक्वल टू t है, ठीक। फिर अगला काम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा ये 2x + 5 = dt/dx हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 5 dx = dt। नाउ इधर आ जाओ, यहाँ देखो 2x + 5 dx, 2x + 5 dx, इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाली है dt और नीचे वाले की वैल्यू हमने t मानी है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dt/t। तो dt/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है प्लस c, और t की वैल्यू आपने जो मानी है आप वो रख लो, क्योंकि हमें आंसर x क्वेश्चन x में पूछा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आंसर भी x में ही दें। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मॉड्यूलस में लॉग में हमेशा मॉड्यूलस लगाते हैं क्योंकि आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन 1 से 2 ex 1/x - 1/x², इसका इंटीग्रेशन लिखना है हमें। तो यहाँ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, ex fx + f'(x)। अगर ऐसी फॉर्म में कभी भी आपको इक्वेशन मिल जाए, यहाँ ex लिखा हो, यहाँ कोई फंक्शन लिखा हो, यहाँ उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसका आंसर क्या होता है, ex fx होता है आंसर। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है और इस फॉर्मूले को यूज़ करके अब हम किस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो अब मेरे पास यहाँ ex तो दिया हुआ है, ex दिया है, इसको मैंने बोला fx है, तो अगर मैं 1/x का डेरिवेटिव कर दूँ, dy/dx निकालो, तो वो कितना होता है, -1/x² ही तो होता है ना। तो ये मेरा f'(x) दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए ex fx जो कि 1/x दिया है, और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। तो लिमिट रख लेते हैं हम,
तो कितना हो जाएगा E2/2 माइनस E1/1। तो अब यहाँ से अगर आप E कॉमन ले लो तो कितना बचेगा E/2 माइनस 1 बच जाएगा। तो अब देख लो कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें बोला है अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका कोटि एवं घात हमें बतानी है। तो कोटि एवं घात हमें बतानी है तो देखो सबसे पहले तो अवकल समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, d2y/dx² इक्वल टू 1 प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर 3/2। अब अवकल समीकरण में से अगर आपको कोटि और घात बतानी है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म में ये वाली फॉर्म तो आती नहीं है, तो इसका मतलब 3/2 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फॉर्म बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3। नाउ अब ये हो गई मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें कोटि, ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है भाई, यहाँ पर 2 है ना मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो वो तो आपकी कोटि हो गई। तो कोटि कितनी हो गई, यहाँ से ऑर्डर हो गया आपका 2। और घात क्या होती है, घात मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है। मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है, ये नहीं कि मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर नहीं बोलना होता है। डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव की कितनी पावर। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव की कितनी पावर है, वो है हमारा 2। तो इसका आंसर कितना हो गया 2,2। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा विल बी। साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो चलो इसको करते हैं किस तरह किया जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, दिस इज -1 से 1। पर मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी 1। तो इसकी जगह 1 रख दो तो 1/2। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ पॉइंट 3, -5, -7, 4 एंड 10, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द एनी ट्राइंगल देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड विल बी। पूछा यदि बिंदु ये यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो केंद्रक के निर्देशांक बताओ। किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरा त्रिभुज है, इसके शीर्ष बोले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके शीर्ष क्या बोले हुए हैं, 3, -5 है, -7, 4 है और 10, -2 है। बोला है कि इसका केंद्रक क्या होगा। तो केंद्रक का मतलब क्या हुआ, मान लिया कि ये हमारा केंद्रक है, ठीक है ना। केंद्रक कैसे आता है, परपेंडिकुलर डाल के। तो ये अगर आपका केंद्रक है तो इसके पॉइंट क्या होंगे, तो हमने मान लिया x, y, z इसके पॉइंट होंगे। तो वो कैसे निकालोगे आप, x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2 + x3। कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3 बाई 3। ये फॉर्मूला होता है, सेम फॉर y सेम फॉर z। तो 3 - 7 + 10। तो कैसे निकालें, x बराबर हो जाएगा 3 - 7 + 10 बाई 3। तो और यहाँ से अगर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 हो जाएगा। नाउ y के लिए भी सेम चीज़ होगी। तो y कितना हो जाएगा, -5, 4, -2, -5, 4, -2 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा -1। मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी करेक्ट हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ जो कि इन दोनों पॉइंट से होके जाती है। तो हमने एक पॉइंट बनाया ये और ये, इस पॉइंट से होकर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 0, -4 एंड -6, 2। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होती है हमारी, 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं, आपने इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना, तो आप क्या लिख सकते हैं, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ये आपका होता है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मेरे पास सभी वैल्यूज़ है, x और y की जगह तो मुझे x और y ही रखना है। तो y - y1 की जगह आपको कितना दिया हुआ है, -4, तो ये +4 हो जाएगा। इक्वल टू y2 मतलब कितना दिया हुआ है, 2 + 4 डिवाइड बाय -6 - 0 और x - 0। तो ये कितना हो जाएगा, y + 4
इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को इधर ले आओ तो x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल हमें बतानी है, यहाँ से क्या होगी, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की, ठीक है। इसमें रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपका 2g है, ये आपका 2f है, तो 2g बराबर 4 है, तो g बराबर कितना हो गया 2, 2f बराबर, अच्छा c, यहाँ पर आपका ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर होता ज़रूर है, पर ए और बी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सिंपली पहले हम इसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेते हैं, पहले इस वैल्यू को 1 कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/5x माइनस 8/5y इक्वल टू में 16/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 16/5 को अगर इस साइड लेके आओगे तो उधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ से कंपेयर करो तो 2g बराबर 4/5 है, तो g बराबर कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है ना। 2f बराबर माइनस 8/5 है, तो f बराबर कितना हो गया मेरा यहाँ से, माइनस 4/5 हो गया, और c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 16/5 हो गई, ठीक जी। अब ये वैल्यूज यहाँ रखनी है हमें, तो r इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ से, r इक्वल टू है अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 4/25 प्लस 16/25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16/5, ओके। तो अगर इसका आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो जाएगा 25, 4 प्लस 16 प्लस 80 तो हो जाएगा 100/25, 100/25 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है 2, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा उस टाइम पे, तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर पूछा है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब अगर a और b परपेंडिकुलर है, a और b परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a डॉट b का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ से, एक मिनट, a इंटू बी, ठीक है, कॉस थीटा, a का मॉड b का मॉड कॉस थीटा, ये होता है। अब थीटा की वैल्यू तो आपको कितनी दे दी है, 90, तो कॉस थीटा कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका 0 आ गया, तो ये वाला पार्ट मेरा कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड प्लेन दिस इज, ये स्ट्रेट लाइन है और ये प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं तो प्लेन कैसा होता है, ये मेरा प्लेन है कोई, ठीक है, ठीक, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन की और स्ट्रेट लाइन की कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इस पे मान लो ऐसी, ये तो कोई तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस पे कितना एंगल बना रही है वो हमें पता करना है। अब ये आपका प्लेन और ये कोई इस पे स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना एंगल बनाएगी वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं और वहाँ से बनाते हैं। तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ तो इसको सबसे पहले अगर आप लिखें तो प्लेन की इक्वेशन आप दिखाते हैं, x माइनस एल्फा अपॉन में l इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन में m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन में n, और जो ये इक्वेशन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, उसको आप दिखाते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। तो अगर मुझे एंगल बताना है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से हो जाता है आपका al प्लस bm प्लस cn, यहाँ पे हो जाएगा आपका cn
अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू रखनी है। अगर आप देखो तो आपको एल एम एन सबकी वैल्यू पता है यहाँ से, तो आप वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो ये वाली चीज़ हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू ए कितना है आपके पास, ए अगर आप देखो तो 4 है, तो 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 तो 2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट इसका स्क्वायर तो 4 + 1 + 4 और इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा मेरा 16 + 4 + 16। ठीक है ना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 8 + 2 + 8, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हो जाएगा 18/18। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ से 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ से 90 डिग्री। सो 90 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इफ एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 154 सेंटीमीटर, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट दिस हाइट वॉज रीड एज 175 सेंटीमीटर इंस्टीड ऑफ 145 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज हाइट ऑफ दोज स्टूडेंट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह है कि यदि 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि 145 सेंटीमीटर के स्थान पे 175 सेंटीमीटर पढ़ लिया गया है, तो सही औसत हाइट क्या होगी। तो इसका आपको पता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आप तरीके से भी कर सकते हो। क्या होता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट है n इंटू में जो आपका ओल्ड मीन है, ओल्ड हाइट एवरेज आई है, माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू प्लस में करेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय n, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 15 गुणा 154 माइनस में गलत क्या था 175 और सही क्या है आपके पास 145 डिवाइड बाय n कितना है 15 ही है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो 15 गुणा 145 -30 अपॉन 15 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से 15 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 145 - 2 डिवाइड बाय 15। ठीक है ना। तो ये और ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ये 154 है आपका, दिस इज 154। ओके 154 तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से कितना बचेगा 152 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।